वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके 12 प्रिंसिपल्स। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली पॉल्यूशन प्रिवेंशन पर वर्क करती है। पॉल्यूशन प्रिवेंशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उस क्रिएशन से पहले ही उसका सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन और प्रिवेंशन बिफोर क्रिएशन ऑफ पॉल्यूशन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दैट मीन्स जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल प्रोसेस कराया जाता है तो उसमें यूज़ होने वाले रिएजेंट से लेकर बनने वाले प्रोडक्ट तक क्या कोई भी चीज़ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, इस सब की पूरी एनालिसिस हम ग्रीन केमिस्ट्री के अंडर में करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री हमसे कहती है कि कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस हो दैट शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। दैट मीन्स कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी हैजार्डस केमिकल्स का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। रादर देन कि हम कोई हैजार्डस केमिकल प्रोड्यूस करें उसके बाद फिर उसके प्रिवेंशन की तरफ बढ़ें, ग्रीन केमिस्ट्री हमसे कहती है कि हम किसी प्रॉब्लम के क्रिएशन से पहले ही कोई एक ऐसा ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढें जो कि हमारे उस पॉल्यूशन को या उस हैजार्डस केमिकल रिलीज को रिड्यूस करने में हेल्प करे। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो भी केमिकल रिएक्शन है वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल होने के साथ साथ वो सेफ़ होनी चाहिए, यानी जब भी हम कोई प्रोसेस करा रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है दैट शुड बी मैक्सिमम। साथ ही साथ जो भी रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो रिएजेंट हमारे रिन्यूएबल होने चाहिए। इसके साथ साथ जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का अमाउंट है वो बहुत कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और वी कैन से टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि हम किसी भी स्टेज पर टॉक्सिक केमिकल्स का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, ना तो हम इनिशियल रिएक्टेंट के फेज़ पर, ना रिएजेंट के फेज़ पर और ना ही हम प्रोडक्ट के फेज़ पर। तो ये जितने पार्ट यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी किसी भी सिंपल रिएक्शन के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि किसी रिएक्शन की नेसेसरी कंडीशन है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तो दैट मीन्स हम किसी ना किसी ऐसे केमिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि या तो सेफ नहीं है या हैजार्डस केमिकल्स की प्रोडक्शन करता है या किसी भी तरीके से हमें और हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। तो इन्हीं सबके सॉल्यूशन के लिए ग्रीन केमिस्ट्री और उसके 12 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। ये केमिस्ट्री हमें इस तरीके के प्रोसेस या ऑल्टरनेट प्रोसेस का पाथ दिखाती है जो कि हमारे किसी भी रिएक्शन के सभी एट्रीब्यूट्स को पूरा करता है। तो देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री क्या कहती है। बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री इज द डिज़ाइन और यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट और प्रोसेस that reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances। अगर आप ध्यान से इस पूरे स्टेटमेंट को देखें तो ये पूरा स्टेटमेंट हमसे कहता है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, डिज़ाइन और यूटिलाइजेशन, यानी किसी चीज़ की डिज़ाइन फॉर्मेशन या उस चीज़ के यूटिलाइजेशन पर बेस्ड है। कोई भी टाइप ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, चाहे हम उसे एज ए रिएजेंट यूज़ कर रहे हों या कोई भी केमिकल प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हों जो कि रिड्यूस करे किसी भी हैजार्डस केमिकल सब्सटेंस की जनरेशन को। दैट मीन्स किसी भी ऐसे केमिकल प्रोसेस को यूज़ करना जो कि हैजार्डस सब्सटेंसेस के यूज़ को या उसकी फॉर्मेशन को कम कर रहा हो या बिल्कुल रिड्यूस कर रहा हो। दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज ग्रीन केमिस्ट्री। अब इस तरीके की केमिस्ट्री के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की हमें नीड होती है। तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसके 12 प्रिंसिपल्स को हम कंसिडर करते हैं। 12 प्रिंसिपल्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए हमने एक सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की फॉर्म में इसको कंसिडर किया है। ध्यान से देखिएगा। जो 12 प्रिंसिपल हैं उसमें से पहला प्रिंसिपल हमारा है एटम इकोनॉमी, दूसरा प्रिंसिपल है इम्प्रूव्ड प्रोसेस, थर्ड वन इज मिनिमाइज टॉक्सिसिटी, फोर्थ वन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, fifth one is less hazardous chemical synthesis, sixth one is prevention, seventh is real time analysis, next up is omit or reduce chemical derivatives, next is design biodegradable product,
10th है यूज़ ऑफ सेफ केमिकल, देन कैटलिस्ट एंड फाइनल इज टेक्नोलॉजी। इन 12 प्रिंसिपल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है जिससे एक सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है, दैट इज एम एनवायरमेंट फ्रेंडली लेस हैजार्डस प्रोडक्ट्स। अगर आप ध्यान दें तो हर एक वर्ड के ऊपर कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, जैसे ए नंबर 1 तो दैट मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा एटम इकोनॉमी, इसके बाद आई दैट डिनोट्स टू इम्प्रूव्ड प्रोसेस, फिर एम नंबर 3 मिनिमाइज टॉक्सिसिटी, सेम ऐसे ही एनवायरमेंट फ्रेंडली लेस हैजार्डस नंबर 5 पर जाता है, नंबर 6 हमारा है प्रिवेंशन। तो ये सीक्वेंस इसी तरीके से बना हुआ है। फिर रियल टाइम एनालिसिस नंबर 8 पर ओमिट और रिड्यूस केमिकल डेरिवेटिव्स, सेम एज फॉर 9 10 11 12 एंड 13। तो हर एक लेटर हमारे एक प्रिंसिपल को डिनोट करता है। ये जितने भी नंबर यहाँ पर हैं, ये नंबर हमें इन प्रिंसिपल्स को इस सीक्वेंस में याद रखने में हेल्पफुल रहेंगे। आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल्स उनकी हेडिंग्स मिल सकती हैं, जिनका अरेंजमेंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट याद रखने में आसानी हो इसलिए इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की हेल्प यहाँ पर ली गई है, दैट इज एम एनवायरमेंट फ्रेंडली लेस हैजार्डस प्रोडक्ट्स। तो आइए देखते हैं वन बाय वन हमारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या कहते हैं हमसे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रिंसिपल नंबर 1, दैट इज एटम इकोनॉमी। जो एटम इकोनॉमी है इसका मतलब है कि हम जो भी रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं उस रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। ग्रीन केमिस्ट्री हमसे कहती है कि जब भी कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो तो दैट मीन्स मैक्सिमम ऑलमोस्ट 100% प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारी ग्रीन केमिस्ट्री कहती है। उसको हम जितना अप टू द मैक्स ले जा सकते हैं उतना ही रूट हमारा ग्रीनर रूट की तरफ कन्वर्ट होता जाता है। जो एटम इकोनॉमी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ द फार्मूला वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यानी जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है जिसको हम बनाने की लिए उस केमिकल प्रोसेस को कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक तरफ हम फार्मूला वेट लेकर चल रहे हैं यानी मॉलिक्यूलर वेट जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मेजर प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ हम लेकर चल रहे हैं फार्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमने यूज़ किए हैं। तो इसकी हेल्प से हम परसेंट एटम इकोनॉमी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ ग्रीन प्रोसेस और नॉट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ इम्प्रूव्ड प्रोसेस। इम्प्रूव्ड प्रोसेस का मतलब है कि हम जो भी स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी रिन्यूएबल। तो कोई भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पर, जिसको हम फीड स्टॉक का नाम दे रहे हैं, फीड स्टॉक दैट मीन जिसको हम फीड कर रहे हैं एक स्टॉक की फॉर्म में ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, तो दैट शुड बी रिन्यूएबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारी एनवायरनमेंट के लिए प्रोसेस लेस हैजार्डस होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है नंबर 3, दैट इज मिनिमाइज। व्हाट मिनिमाइजेशन, दैट इज द मिनिमाइजेशन ऑफ टॉक्सिसिटी बाय डिजाइन सेफर केमिकल्स। सेफर केमिकल्स का मतलब है हम जो भी केमिकल कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं वो केमिकल कंपाउंड हमारे एनवायरनमेंट को सेफ एनवायरनमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने में केपेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनमें क्लोराइड फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है। ये क्लोराइड फ्री रेडिकल हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम करता है बहुत ज़्यादा। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमसे कहती है कि इसको रिड्यूस किया जाए, तो इसके रिडक्शन के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें उस फ्री क्लोरीन ग्रुप को सब्सटीट्यूट किया गया है हाइड्रोजन से। तो इट इज़ ऑल्सो कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ही ओजोन लेयर डिप्लीट करता है, जबकि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं वो ओजोन लेयर डिप्लीशन में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। तो द मेन थिंग इज़ दैट कि हम कोई भी प्रोसेस जो है उसको एक सेफ केमिकल की फॉर्म में डिज़ाइन करें जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान हो।
आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 4 पर। प्रिंसिपल 4 हमें बताता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली दैट मीन्स कि जो केमिकल, जो सॉल्वेंट या जो रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिएजेंट कैसे होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने मेंशन किया यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज दैट मीन्स हेल्पिंग रिएजेंट। हेल्पिंग रिएजेंट का मतलब है कि जब भी हम कोई रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और ये रिएक्टेंट्स हमारे कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो एक बार हम कह रहे हैं प्रोडक्ट बनने वाले जो हैं वो सेफ़ होने चाहिए, एक बार हम कह रहे हैं रिएक्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें रिन्यूएबल लेने चाहिए या बायोडिग्रेडेबल लेने प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम कुछ रिएजेंट्स भी यूज़ करते हैं जिनको हम ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग रिएजेंट कहते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री का एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रिंसिपल कहता है कि जो रिएजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट रिएजेंट शुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वॉलेटाइल नहीं होनी चाहिए, कार्सिनोजेनिक नहीं होनी चाहिए। जैसे एज ए सॉल्वेंट अगर हम बेंजीन या इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। साथ ही वॉलेटाइल भी होते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में इनको रिप्लेस कर सकें वाटर से, अल्कोहल से या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये सभी रिएजेंट हमारे सेफ सॉल्वेंट्स की तरह वर्क करते हैं एज कंपेयर टू बेंजीन और एनी अदर ऑर्गेनिक और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो वी शुड यूज अ प्रोसेस इन विच वी कैन यूज वाटर, अल्कोहल और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ हेल्पिंग reagent. Next principle is number 5, that is less hazardous chemical synthesis. लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस मीन्स कि पूरी की पूरी रिएक्शन जो है हमारी, पूरा केमिकल प्रोसेस हैजार्ड फ्री होना चाहिए। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एज वेल एज रिएजेंट। तो यहाँ तीनों के रेस्पेक्ट में कहा गया है कि ये तीनों ही कैसे होने चाहिए, नेचर में नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। इससे ऊपर वाले प्रिंसिपल में हमने कंसीडर किया, जो प्रिंसिपल नंबर 4 था हमारा, उसमें हमने कंसीडर किया जो हमारे रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग रिएजेंट की फॉर्म में दैट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन वॉलेटाइल। और इस 5th प्रिंसिपल में हमसे कहा गया है एज पर ग्रीन केमिस्ट्री कि हम पूरी की पूरी केमिकल सिंथेसिस की बात करें जिसमें हमारे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएजेंट तीनों ही कैसे होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स कि जो रिएक्शन हम प्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्शन को हमें प्रिवेंट करना है। यानी जितना कम वेस्ट होगा उतना कम वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, जिस वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी जो प्रोसेस हैं वो यूज़ होते हैं, चाहे उसका ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वेस्ट का डिग्रेडेशन हो, चाहे वेस्ट की स्टोरेज हो, तो उसमें बहुत सारा खर्चा भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा प्रोसेस हम यूज़ करें जिसमें वेस्ट फॉर्मेशन कम से कम हो। वेस्ट को मैनेज करने की जगह हमें वेस्ट प्रोडक्शन को ही अवॉइड करना है। ये ग्रीन केमिस्ट्री हमसे कहती है कि हम पहले वेस्ट बनाएं फिर उसके डिस्पोजल के लिए सोचें। उससे बेटर ऑप्शन है कि हम ऐसा प्रोसेस सोचें जो कि वेस्ट प्रोडक्शन ही कम से कम करे। So this is the 6th principle, prevention. Now moving to the next one, that is real time analysis. रियल टाइम एनालिसिस एक मेन प्रिंसिपल की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ये रियल टाइम एनालिसिस हमसे कहती है कि हम जब भी कोई प्रोसेस टेस्टिंग फॉर्म में कर रहे हैं तो उस प्रोसेस की प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि इस प्रोसेस में अगर कोई हैजार्डस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है। यानी उसके बनने से पहले ही हमें ये पता चले कि हम इसके लिए कौन सा ऑल्टरनेट पाथ यूज़ कर सकते हैं, या जो पाथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पाथ से कितना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो हर एक स्टेप पर जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रोसेस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जो एनालिसिस हम करते हैं दैट एनालिसिस इज नोन एज रियल टाइम एनालिसिस। Moving forward to the next principle number 8, that is omit or reduce chemical derivatives. केमिकल डेरिवेटिव्स रिड्यूस कैसे होंगे, जब हम किसी रिएक्शन को कम से कम स्टेप्स में पूरा कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है ए और हमें एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है
तो मान लीजिए हमने ए से पहले कोई प्रोडक्ट बनाया बी, उसके बाद बी से हमने बनाया सी, सी के बाद हमने बनाया डी और डी के बाद हम पहुँचे अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो जितने नंबर ऑफ पाथ हम यूज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, उतने नंबर ऑफ रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे। जितने एक्स्ट्रा रिएजेंट यूज़ करेंगे उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, यानी हमारे मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हर एक स्टेप में मिलेंगे, हर एक रिएक्शन के बाद, जिनका नेचर टॉक्सिक और हैज़ार्डस होगा। और ये सारे के सारे रिएजेंट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी डिग्रेड करेंगे और साथ ही जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उसको रिड्यूस करेंगे, दैट मीन्स परसेंटेज एटम इकोनॉमी को रिड्यूस करने का काम करेंगे। तो वी शुड अवॉइड एक्स्ट्रा स्टेप्स और एक्स्ट्रा रिएजेंट्स। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस है वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ कंप्लीट हो। नेक्स्ट अप वी हैव इज डिज़ाइन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम कर रहे हैं दैट शुड बी बायोडिग्रेडेबल। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बने जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो और आगे चलकर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे खेतों में डीडीटी का इस्तेमाल किया जाता है। डीडीटी इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी को रिप्लेस किया गया है डाईएसाइल हाइड्रोजीन से, जो कि उसी तरीके का वर्क करता है लेकिन इट इज़ बेटर देन डीडीटी। सेम ऐसे ही वी शुड यूज़ ग्रीन प्लास्टिक और बायो प्लास्टिक एज़ कम्पेयर टू नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस तरीके की हो जिसका डिग्रेडेशन ईजिली पॉसिबल हो और वो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखे। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव यूज़ ऑफ सेफर केमिकल्स। सेफर केमिकल्स का मतलब है कि जब भी हम कोई केमिकल प्रोसेस कराते हैं तो उस केमिकल प्रोसेस में एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो कहीं कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो जो कि एक्सप्लोजन या एक्सट्रीम फायर की फॉर्मेशन दे। तो जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं इन केस अगर कोई एक्सीडेंट वहाँ पर होता है, दैट मीन्स अननेसेसरी किसी केमिकल की मिक्सिंग या रिलीज होता है, तो कोई माइनर इफेक्ट पड़े, कोई मेजर एक्सप्लोजन या फायर वहाँ पर ना हो। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सेफर केमिकल्स, ताकि वर्क करने वाला जो पर्सन है वो भी सेफ रहे। नेक्स्ट अप वी हैव प्रिंसिपल नंबर 11 दैट इज़ कैटलिस्ट। तो बहुत सारे केमिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दें, स्पेसिफिक दैट मीन्स सेलेक्टिव और वी कैन से स्टीरियो स्पेसिफिक। तो अगर स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव कैटलिस्ट होगा तो ये हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा और साथ ही साथ जो जो वेस्ट हैं उनके फॉर्मेशन को रिड्यूस करेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट का मतलब होता है कि इफ़ वी आर हैविंग अ रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट सपोज करो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है दो तरीके से P1 एंड P2 एंड इफ़ वी रिक्वायर ओनली P1, तो हम अपने इस रिएक्शन में कोई एक ऐसा रिएजेंट यूज़ करेंगे जो रिएजेंट रिएक्शन को केवल P1 की तरफ डायरेक्ट करेगा, जो सेकेंड पाथ P2 की फॉर्मेशन कर रहा है उस पाथ को ये स्टॉप कर देगा। तो ऐसे रिएजेंट जो रिएक्शन को या रिएक्टेंट के वर्क को स्पेसिफाई कर देते हैं किसी एक प्रोडक्ट की तरफ या किसी एक पाथ की तरफ, ऐसे रिएजेंट्स को या ऐसे कैटलिस्ट को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट या स्टीरियो सेलेक्टिव कैटलिस्ट और रिएक्शन की फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके के कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ हो और वेस्ट जो है वो कम प्रोड्यूस हो। So, moving forward to the last principle of green chemistry, that is technology. टेक्नोलॉजी बेसिकली वो प्रोसेस हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। दैट मीन्स जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो उसके लिए सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें कोई ऐसा ऑल्टरनेट पाथ चूज़ करना है जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस करे और उस प्रोसेस को हम रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर पाएँ। लेकिन साथ ही साथ अगर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम कोई ऐसा सोर्स यूज़ करें जो सोर्स हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो और एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का काम करे। सो ऑल दीज आर द 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आई होप आपको ये ठीक से समझ में आए होंगे और इन प्रिंसिपल्स को
जो है रिकॉल करने के लिए फिर से मैं बता देती हूँ, हम अपने सिंपल स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं। दैट इज़ एम एनवायरनमेंट फ्रेंडली लेस हैजार्डस प्रोडक्ट्स। इसकी हेल्प से हम अपने सभी प्रिंसिपल्स को ईजिली याद रख सकते हैं। पहले हेडिंग्स की फॉर्म में याद रखेंगे, जब हेडिंग्स हमें याद रहेंगी तो उसके बाद स्टेटमेंट बहुत आसानी से एग्जाम्पल की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आज का आपका ये पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री और एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ green chemistry. If you are having any kind of problem or query, so you can write down in comment box. Thank you so much.